Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्जाम 2021 हेतु शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 44 लेकर आया हूं। शिक्षण विधियों के शानदार 25 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों देखिएगा, आजकल थोड़े वीडियो कम बना पा रहा हूं, आप सभी को मैंने कारण भी बता दिया था पहले। अब कोशिश रहेगी कि लगातार 3 वीडियो रोजाना आपके लिए लेकर आऊं, जिसमें टॉपिक भी बहुत सारे क्लियर कर सके। शॉर्ट जो वीडियो बनते हैं, शॉर्ट नोट्स जो बनते हैं, वापस उनको शुरू कर सकूं। तो साथियों, बिल्कुल आपका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है, तो बिल्कुल मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए बेस्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एसएसटी के हो, पर्यावरण के हो, गणित के हो, विज्ञान के हो और नॉर्मल जो सभी सब्जेक्टों में चलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से बहुमाध्यम सामग्री का महत्व नहीं है। ठीक है, बहु ये वाला है ना। तकनीकी ज्ञान का विस्तार, समय व श्रम की बचत, जटिल विषय वस्तु का सरलीकरण और स्लाइड को सुधारना व पुनः कार्य योग्य बनाना। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, बहुमाध्यम सामग्री का महत्व नहीं है। बहुमाध्यम जो सामग्री मतलब जो सहायक सामग्री होती है, उससे हमारे तकनीकी ज्ञान का विस्तार भी होता है, हमारे समय और श्रम की भी बचत होती है, जटिल विषय वस्तु का सरलीकरण भी हो जाता है। मतलब कोई चीज कठिन होती है तो उसको आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है, लेकिन स्लाइड को सुधारना व पुनः कार्य योग्य बनाना, ये बहुमाध्यम सामग्री का कोई महत्व नहीं है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा साथियों, प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। मित्रों, दूसरे प्रश्न को समझिएगा। बच्चों के व्यवहार में संबंधित अन्य मूल्यों का मूल्यांकन कब करना चाहिए? जब बच्चे अकेले में काम कर रहे हो, जब शिक्षण कार्य कर रहे हो, जब बच्चे समूह में कार्य कर रहे हो, या परीक्षा देते समय परीक्षा भवन में। तो प्रश्न पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है साथियों। देखिए, व्यवहार में संबंधित अन्य मूल्यों का मूल्यांकन कर रहे हो आप, तो जब कार्य करेंगे और व्यवहार अकेला तो करेगा नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर के एक दूसरे से करेंगे। तो साथियों, जब बच्चे समूह में कार्य कर रहे हो, तो आप उनके कार्यों को देख करके उनके व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों का भी मूल्यांकन कर सकते हो आसानी से। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। साथियों, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से, मित्रों प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण से संबंधित विकल्प कौन सा नहीं है? पहला देखिएगा, यह स्कूल के विशेष संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इसका उपयोग शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने हेतु किया जाता है। इस परीक्षण से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है और इस प्रशिक्षण से छात्रों की समय सारिणी अव्यवस्थित हो जाती है। तो मित्रों, उपलब्धि परीक्षण का सभी ने नाम सुन रखा होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट जिसको कहा जाता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि बालक ने किसी विशेष कक्षा पर में जो बालकों को शिक्षण कराया गया है उसको कितना ग्रहण किया है, वही होता है उपलब्धि परीक्षण। तो साथियों, यहाँ पर तीनों कथन तो उपलब्धि परीक्षण से संबंध रखते हैं, लेकिन समय सारणी अव्यवस्थित हो जाती है, ये गलत है। कोई समय सारणी इससे अव्यवस्थित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 3 में सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस परीक्षण के बारे में कहा जाता है कि इसकी वैधता तो ठीक होती है लेकिन विश्वसनीयता काफी कम होती है? रेटिंग स्केल, जीवन गाथा विधि, साक्षात्कार विधि और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों, वो परीक्षण ये है रेटिंग स्केल परीक्षण के बारे में ही कहा जाता है कि वैधता तो अच्छी होती है इसकी, लेकिन इसमें विश्वसनीयता बहुत ही कम पाई जाती है साथियों। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है चौथे में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, शिक्षक निर्मित परीक्षण की सबसे बड़ी कमी है विश्वसनीयता की, वस्तुनिष्ठता की, आत्मनिष्ठता की और उपयोगिता की। तो जो शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं साथियों, इसमें सबसे बड़ी कमी होती है विश्वसनीयता की। क्यों होती है? क्योंकि शिक्षक निर्मित परीक्षण जो है वो उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिनको वो पढ़ाते हैं। तो जब चेक किया जाता है उस परीक्षण को, तो कौन चेक करेंगे? शिक्षक ही चेक करेंगे। बना भी कौन रहे? शिक्षक ही बना रहे हैं। तो वहां पर फिर विश्वसनीयता की कमी मानी जाएगी, क्योंकि उनका एक लगाव अपने बच्चों के प्रति होता है। तो साथियों, यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, मित्रों छठा क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा साइज कर लेते हैं।
समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है सीसीई के बारे में। इनमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। इनमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। समग्र संगठन में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। और समग्र और सतत मूल्यांकन के समग्र पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के समग्र और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। तो मित्रों सीसी के बारे में असत्य कथन बताइएगा, राइट आंसर कौन सा रहेगा? मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है अंकों के रूप में मूल्यांकन होता है, तो सीसीई में अंक प्रदान नहीं बल्कि ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, अंकों के रूप में मूल्यांकन इसमें नहीं होता है। ये कथन असत्य है, अतः सेकंड विकल्प आपका इस क्वेश्चन में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषयनिष्ठता। तो मित्रों गणित की जो तार्किकता है वो पूर्णतः शुद्ध होती है, परिणाम भी बिल्कुल निश्चित आता है, मौलिकता भी इसमें पाई जाती है, लेकिन विषयनिष्ठता गणित की तार्किकता के अंतर्गत इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों। यहाँ पर आपका फिर कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। शिक्षा बिना बोझ के यह अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यशपाल समिति 1993, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति 2005 और आरटी 2009। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा जब आप आंसर दो तो बिल्कुल सोच समझकर आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मित्रों सबसे पहले पूछा है सर्वप्रथम शिक्षा बिना बोझ के या बोझ रहित शिक्षा यशपाल समिति 1993 के द्वारा, यहाँ पर इसके द्वारा ही बताया गया था, लेकिन इस पर सर्वाधिक जोर एनसीएफ 2005 में यशपाल समिति ने दिया था। तो यहाँ पर आपका फिर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में, ठीक है, प्रथम विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 1993 में भी एक समिति का गठन किया गया था, यशपाल समिति उसका नाम था साथियों। विकल्प नंबर पहला ही सही है 8वें में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और सापेक्षिक विज्ञान। तो साथियों गणित को अमूर्त विज्ञान माना जाता है, मूर्त विज्ञान नहीं माना जाता है, बल्कि गणित को कैसा विज्ञान माना जाता है? अमूर्त विज्ञान। यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नांकित सभी वांछनीय अभ्यास है। अब प्रश्न जो पूछने का तरीका है वो यूं कह रहा है कि एक को छोड़ करके, सिवाय मतलब एक को छोड़ करके सभी वांछनीय अभ्यास है, तो वो कौन सा है जो आपको गलत लगता है? आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, बच्चे की अस्मिता मतलब व्यक्तित्व का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, और पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, हमें 3 विकल्प तो अच्छे लग रहे हैं कि भाई हमें इन पर तो बल देना चाहिए, लेकिन जो ये तीसरा विकल्प है ये क्या कह रहा है? वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो भैया पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान से ही मतलब नहीं है, वास्तविकता क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मान लीजिए कि पाठ्य पुस्तक में कुछ लिखा रहा है और वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर क्या आप फिर भी उसको ही मानोगे? नहीं मानोगे साथियों। तो यहाँ पर हम इस चीज को छोड़ते हैं पर्यावरण अध्ययन के वांछनीय अभ्यासों में से। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपका सही है 10वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। सामाजिक शिक्षण में योजना विधि का परिणाम किस रूप में होता है? प्रक्रिया के रूप में, उत्पादन के रूप में, चिंतन के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों योजना विधि या प्रयोजना विधि आपने नाम सुना ही होगा, इसका परिणाम पूछा है तो परिणाम प्रक्रिया नहीं होती, प्रक्रिया को परिणाम नहीं कहा जाता, चिंतन को भी परिणाम नहीं कहा जाता, बल्कि इसका जो परिणाम निकलेगा वो उत्पादन के रूप में, जैसे किसी परियोजना का निर्माण किया गया तो उसके लास्ट में जो हमारे पास चीजें आती है, जो रिजल्ट आता है उत्पादन के रूप में आता है वो। सेकंड विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक अनाकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं,
पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है और चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। पाठ में जो चित्र दिए गए होते हैं उनका उद्देश्य होता है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में चित्र सहायता करते हैं। साथियों चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि अमूर्त जो संकल्पनाएं मतलब जो एक तरह से अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देती है, यूं मान सकते हो आप। तो चित्र यदि उनको चित्रित रूप से प्रदर्शित करें पाठ्य पुस्तक में तो उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। फोर्थ विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। सामाजिक शिक्षण में किस विधि के अंतर्गत छात्र एक खोजी के रूप में सीखता है? समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, इकाई योजना विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। तो साथियों खोजी के रूप में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास कौन सी विधि में होता है? ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि या खोज विधि में होता है। साथियों छात्र यहाँ पर एक खोजी के रूप में कार्य करता है और उसको सीखता है। फोर्थ विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण नहीं है? रोचकता, उपयुक्तता, शुद्धता और अपव्ययता। तो साथियों पाठ्य पुस्तक शुद्ध भी होना चाहिए, उपयुक्त भी होना चाहिए, रोचक भी होना चाहिए, लेकिन अपव्ययता, तो साथियों अपव्ययता ये इसका कोई गुण नहीं है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। मुख्य रूप से ये गुण आ जाते हैं लेकिन ये नहीं रहेगा। तो चौथा विकल्प है 14वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है? सत्य असत्य प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, सरल प्रत्यय स्मरण प्रश्न, चित्र वर्णन प्रश्न। तो साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सत्य असत्य भी है, वर्गीकरण भी है, सरल प्रत्यय स्मरण, प्रत्यय विज्ञान और प्रत्यय स्मरण दोनों ही ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। लेकिन चित्रों का वर्णन कर रहे हो तो वर्णन करना वस्तुनिष्ठ में कैसे आएगा? नहीं आएगा। वर्णन करना तो निबंधात्मक वगैरह में आ जाएगा साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। तो मित्रों 16वां क्वेश्चन ये देखिए, प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ने का प्राथमिक उद्देश्य है दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, फिर खाली समय का सदुपयोग करना और प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तो साथियों आपको प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार ही बताना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने अनुसार बता दो। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 16 में वो रहेगा आपका दूसरा विकल्प, मानसिक शक्ति का विकास करना ही प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य होता है। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? दूसरा विकल्प सही रहेगा, मानसिक शक्ति का विकास हो छात्रों में, इसलिए छात्रों को गणित पढ़ाई जाती है, प्राथमिक उद्देश्य माना गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं मित्रों। 17वां क्वेश्चन है, शाखीय अभिक्रम सिद्धांत के विकास करता है B.F. स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस ए गिलबर्ट और लॉरेंस स्टोलुरो। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? देखिए रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक तो B.F. स्किनर है, लेकिन ये किसके हैं? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के। जबकि अगर हम बात करें शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन की तो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक नॉर्मन ए क्राउडर है साथियों। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां क्वेश्चन मित्रों, लिपि बिंबों द्वारा भाषा दक्षता का कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो लिपि मतलब लिखी हुई चीज। तो साथियों लिखी हुई चीज के बिंबों द्वारा कौन सा कौशल विकसित होगा? लेखन कौशल विकसित होगा। तो यहाँ पर लिखना वाला सही आंसर है आपका थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 18 में। चलिए अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 को। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से भाषा खेल की विशेषता नहीं है? इनके उपयोग से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, भाषा का विशाल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, काव्य खेल के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और खेल व शिक्षा के सह समायोजन का ज्ञान प्राप्त होता है। तो साथियों भाषा खेल की कौन सी विशेषता नहीं है दिए गए विकल्पों में? मित्रों भाषा खेल से बालक के शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी,
विशाल ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, सह समायोजन का ज्ञान प्राप्त होगा खेल और शिक्षा के मध्य। लेकिन काव्य खेल के प्रति अरुचि, भाई खेल से अरुचि उत्पन्न नहीं होती है कभी भी, तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो साथियों 20वां क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है विषय अध्यापक एक ही शिक्षण विधि, निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि की जांच। तो साथियों जिस सब्जेक्ट में उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहा है उसका विषय अध्यापक भी होना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण इसलिए किया जाता है कि छात्रों की कमजोरियां ज्ञात हो जाए, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, तो ये भी आवश्यक है। उपलब्धि की जांच भी इसमें की जाती है, लेकिन एक ही शिक्षण विधि स्थायी रूप से रखना ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर उसका अभ्यास कराया जाता है? रूपरेखा अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि और पेस्टोलॉजी विधि। तो बिंदु बिंदु से वर्णाकृति, जैसे इस प्रकार से ये बिंदु बिंदु है, ये अब ये अनार वाले को बिंदु बिंदु बना दिया। अब बिंदु से बिंदु मिला करके और यहाँ पर बच्चों को वर्ण लेखन करना सिखाया जा रहा है। तो ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है साथियों? प्रश्न नंबर 21 में कौन सा राइट आंसर रहेगा बताइएगा, सोच समझ के इसका आंसर दीजिए साथियों। तो इसको कहा जाता है रूपरेखा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का ही भेद है साथियों, ये एक तो रूपरेखा अनुकरण और एक स्वतंत्र अनुकरण, दो प्रकार की ये अनुकरण विधि के भेद होते हैं लेखन शिक्षण के अंतर्गत। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन मापन का एक अंग है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता लगाना है और मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध है। तो साथियों देखिए, मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है, उद्देश्य की पूर्ति से भी इसका गहरा संबंध होता है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता लगाना भी है, लेकिन ये मापन का अंग नहीं है, बल्कि मापन किसका अंग है साथियों? मूल्यांकन का अंग है। मापन किसका अंग है? मूल्यांकन का। मूल्यांकन मापन का नहीं है, तो ये दूसरा विकल्प गलत है और गलत ही आपसे पूछा है, तो सेकंड विकल्प आपका 22वें क्वेश्चन में सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। गणित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विभिन्न मापदंडों और चरों का नामकरण करने के लिए लैटिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा की संरचना से स्वतंत्र है। इसकी अपनी स्वयं की शब्दावली और नामकरण परंपराओं, प्रतीकों, शब्दों और नियमों का अपना समूह है और यह विश्लेषण और तर्क से युक्त किसी भी विषय के लिए स्वाभाविक समवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 23 में कौन सा गणित के लिए गलत आपको लग रहा है? 23 में आपके राइट आंसर है यह भाषा की संरचना से स्वतंत्र है। साथियों भाषा की संरचना से स्वतंत्र नहीं, बल्कि गणित खुद एक भाषा है। ठीक है, गणित खुद एक विशिष्ट प्रकार की भाषा मानी जाती है। तो सेकंड विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। कुछ समस्याओं को नियमित रूप से नहीं कर पाने का कारण है, उनमें अवधारणात्मक ज्ञान की कमी है, त्रुटियां मानदंडों के कारण होती है, त्रुटियां लक्षणों के कारण होती है और वे पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। तो साथियों प्रश्न ये पूछ रहे हैं कुछ समस्याओं का समाधान नियमित रूप से नहीं कर पाने का कारण पूछ रहे हैं साथियों। तो साथियों 24 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? साथियों देखिए, कुछ समस्याओं को नियमित रूप से यदि हल नहीं कर पाते हैं, मतलब ये होता है उनमें अवधारणात्मक ज्ञान की कमी है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो अवधारणा है समस्या से संबंधित वो सही नहीं है उनका। विकल्प नंबर 1 सही है 24 में। अंतिम और 25वां क्वेश्चन साथियों कमेंट करके जाइएगा कि कौन कौन 20+ इसमें कर पाया और कौन कौन 15+ कर पाया या कौन 10 पे ही रह गया, जरूर बता कर जाए साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को छोटा सा एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा साथियों। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर नए बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो साथियों देखिएगा
कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए थोड़ी सी किया जाता है। निरंतर न बनाए रखने के लिए, प्रगति को निरंतर बनाए रखता है ये तो ये गलत हो गया। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से क्या होता है, छात्रों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। बिल्कुल सही बात है साथियों ये। और परीक्षा प्रणाली को महत्व देना, ये सीसी का कोई महत्व नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। तो साथियों थर्ड विकल्प आपके 25 में सही है। तो आज के ये 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। कल से कोशिश करूंगा 3 वीडियो लाने की रोज डेली, लेकिन साथियों पूरी कोशिश रहेगी, बस आप बिल्कुल पूरा सहयोग कीजिएगा। कहीं कहीं कमी अगर आपको लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इसी तरह से हमारा सहयोग करेंगे। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें निःशुल्क जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।